ऑनलाइन आप जाएँगे तो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग तैयारी कर रहे हो, जो लोग निकाल चुके हैं, उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको एक्चुअल पिक्चर बताएँगे। और वो भी कैमरे के सामने नहीं, जब ऑफ द ऑफ द कैमरा। कैमरा बात करेंगे तो वो शायद रियलिटी पता चलती है। फिर पहले साल कोचिंग के साथ दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला था। दूसरी बार मेंस तक पहुँचा। तीसरी बार इंटरव्यू में पहुँचा बट चयन नहीं हुआ। ये कहानी है कानपुर के उस मेधावी छात्र की जिसने आईसीएसई बोर्ड से स्कूलिंग की और फिर एमएनआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। करियर की चमक ऐसी थी कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए करने के बाद इंडियन ऑयल जैसी महारत्न कंपनी में काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। एक शानदार कॉरपोरेट लाइफ और बेहतरीन पैकेज उनके सामने था, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही सिद्धार्थ जाग रहा था। वन विभाग में उच्चाधिकारी रहे पिता के अनुशासन व सीख और लेक्चरर मां के शैक्षणिक परिवेश ने उन्हें हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। बेंगलुरु में एक आईएएस अधिकारी से हुई वो मुलाकात और फिर एनजीओ के साथ जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव। इसके बाद सिद्धार्थ को लगा कि प्रशासनिक सेवा में रहकर समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और फिर यह सिद्धार्थ भी उस सिद्धार्थ की तरह एकाग्रचित होकर सिविल सेवा की खोज में निकले और आईएएस बनकर लौटे। तो जानते हैं सिद्धार्थ की कहानी, सिद्धार्थ की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज रूम। आज हमारे साथ एक शख्स है, सिद्धार्थ सिंह, 2025 बैच आईएएस हैं। सिद्धार्थ जो शब्द है, जो नाम है, ये दो अक्षरों से मिलकर बनता है सिद्ध, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसने अपने उद्देश्य को पा लिया हो। और कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के घर भी एक राजकुमार ने जन्म लिया था जिसका नाम था सिद्धार्थ। और एक रात वो राशि भोग विलास छोड़ के सत्य की खोज में निकले और भगवान बुद्ध बनकर लौटे थे। सिद्धार्थ साहब भी काफ़ी उनकी जो यात्रा है लंबी है और हम उनसे जानेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई जीवन उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो थैंक यू टाइम देने के लिए और वेलकम इन आजमगढ़। थैंक यू। और पर तो आजमगढ़ बड़ा वर्सटाइल टाइप का ज़िला है। महापंडित राहुल संकीर्तन की सरजमी है जहाँ से कालजयी लाइन निकली कि भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो यहीं अबू सलेम का, माफिया डॉन अबू सलेम का घर भी है। तो यहाँ आईएएसओं की ट्रेनिंग के लिए बड़ा ही मुफीद टाइप का ज़िला है जी। तो सर, सबसे पहले तो ये था कि किसी से परिचय होता है या किसी के बारे में जानना होता तो होता ना कि कौन सिद्धार्थ सिंह जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती घर कहाँ से रहा, कैसे शुरुआती जर्नी क्या थी? मैं कानपुर नगर का निवासी हूँ सर जी। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से किया। मैंने थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा। वेराइजन करके कंपनी है अमेरिका की, उसमें मैंने 8 महीने काम किया। और एमबीए के बाद इंडियन ऑयल में 9 महीने काम किया। फिर उसके बाद से फिर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। तो मेरा कितना पीरियड रहा होगा ये बीटेक फिर एमबीए और नौकरी, एक तकरीबन कितना साल का ये सफर था? ये सब कंटिन्यूअसली होता चला गया। इंजीनियरिंग की उसके तुरंत बाद नौकरी लगी। किस साल में इंजीनियरिंग की? 2015 में मेरी वेराइजन में जॉब थी। ओके। फिर एमबीए किया 2017, वहाँ से पास किया। और फिर 18 में इंडियन ऑयल में जॉब थी। फिर वहाँ से रिज़ाइन करके 2019 से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अच्छा, जिस दिन, वैसे मैं सवाल सबसे पूछता हूँ, नॉर्मल सबके अपने अपने होते हैं जी। जीवन में, कभी जब वो कौन सा क्षण था जब ये ख्याल आया कि नहीं, इंडियन ऑयल वगैरह जैसे बड़ी ही मतलब प्रेस्टिजियस कंपनी है, लोग नौकरी पा जाए तो अपने आप को सेटल समझते हैं, आपके दिल में वो ख्वाब कब पनपा कि नहीं, अब इस आग के दरिया को डूब के पार करना है? नहीं, मेरे जो पिताजी थे वो हैं अभी वो वन विभाग में थे, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में। ओके ओके। तो वो शुरू से ही ये बोलते थे कि आईएएस के बारे में उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छा करियर है। और उसके बारे में जो पहला एक्सपोजर था वो पिताजी के थ्रू हुआ।
तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि हाँ ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, काम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही वाइड, बहुत ही डाइवर्स है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो ग्राउंड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लाता है। बट तब तक क्योंकि उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी कि हम छोटे थे तो हमें ये नहीं पता था कि ये क्यों करना है। ठीक है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, इंजीनियरिंग की, प्राइवेट में काम किया, MBA किया, फिर PhD में भी काम किया। लेकिन MBA में एक प्रोजेक्ट हमने किया था राइट टू एजुकेशन पे। वो प्रोजेक्ट ने सिविल सर्विस के बारे में काफ़ी धारणा बदली और उसमें बैंगलोर में मैं IAS ऑफिसर से मिला, NGO से मिला, कुछ सरकारी स्कूल गए, फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो एफर्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखा और उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये जो कार्य है ये कितना ज़्यादा ग्राउंड पे प्रभाव डाल सकता है। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और नहीं चाहे तो भी प्रोफेशन ऐसा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों का। तब फिर आप तैयारी के लिए ये कैसे शुरुआत की? हाँ जी, आप बता ही रहे। तो फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज एक्सप्लोर करना शुरू किया और एक क्लैरिटी आ गई थी कि हाँ ये एज अ प्रोफेशन आई कैन बी सीरियस अबाउट। ओके। फिर उसके बाद सिविल MBA के बाद नौकरी के साथ तैयारी नहीं हो पा रही थी तो छोड़ दिया और फिर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। क्या तरीका अपनाया आपने? अमूमन तो जैसे आप जिस लेवल पर थे, एक्सपोजर था, आपको तो सब कुछ जानकारी होगा कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, या फिर कैसे, मतलब वो पहला स्टेप? जी एक्चुअली ऑनलाइन आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मटेरियल कंटेंट, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं तो कंफ्यूज वो चीज़ें ज़्यादा करती हैं रादर देन क्लैरिटी से। तो कुछ टाइम मैंने 2-3 महीना बिताया समझने में कि प्रोसेस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये उनके थ्रू किया जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे थे। यूट्यूब वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करते हैं, टॉप स्टॉक वगैरह हेल्प करती है, लेकिन जो वहाँ पे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग निकाल चुके हैं, उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको एक्चुअल पिक्चर बताएंगे। और वो भी कैमरे के सामने नहीं, जब ऑफ द कैमरा बात करेंगे तो वो शायद रियलिटी पता चलती है। तो 2-3 महीने में इस प्रोसेस को पूरी समझा, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझी, सिलेबस को समझा, क्वेश्चन पेपर्स देखे और फिर लगा कि हाँ ये करियर, मतलब इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर 1 साल दिल्ली चले गए क्लासेस वगैरह की, और क्लासेस करने के बाद फिर जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई फिर मैं घर आ गया था। घर में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, दिन भर वहीं रहता था, और घर ही कानपुर शहर से। मतलब कानपुर में ज्वाइन? जी, तो कानपुर शहर से ही पूरी तैयारी हुई थी। ओके। तो फिर कानपुर से ही मतलब आपने तैयारी किया, तो कोचिंग जाके या सेल्फ स्टडी? या सेल्फ स्टडी। कोचिंग 1 साल के लिए दिल्ली में, वही दिल्ली वाला कोचिंग था, उसके बाद फिर आपने फिर पूरा ये सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी। ये कौन सा साल था जब आप कानपुर आए और लाइब्रेरी ज्वाइन? 2020 से। कोविड ही शुरू हुआ। कोविड तब तो शुरू हुआ था मेरा, वही कोविड से मैं घर पे था जी, और तब से आपने पढ़ना शुरू? हाँ जी। और वहाँ पे कुछ कभी लगा ये टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, वो तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। हाँ बिल्कुल होता है। फिर क्लासेस वगैरह नहीं की। और आप सुनते से ज़्यादा बार आपने UPSC निकाला है? जी, मेरा पहला चयन हुआ था 2022 में, सिविल सर्विसेज 2022 में। उस समय मेरा भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ था। यूपी कैडर था उसमें भी। और फिर ये दूसरी बार फिर मैंने 1 साल छुट्टी लेके एक और अटेम्प्ट दिया, और तब मेरा इसमें IAS में हुआ 20। कुल बात करें तो कितनी, मतलब आप एक आध बार असफल भी हुए IPS से पहले, या पहली बार में IPS निकल गया था? नहीं, तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले अटेम्प्ट में 3 निकला। जब रिजाइन किया था उसी साल एक अटेम्प्ट मैंने दिया था समझने के लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ओके। फिर पहले साल कोचिंग के साथ दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला था। दूसरी बार मेंस तक पहुंचा, तीसरी बार इंटरव्यू में पहुंचा बट चयन नहीं हुआ। वाह। चौथी बार चयन हुआ, 5वीं बार चयन। अरे वाह। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट रहा है। और आपने सब्जेक्ट ऑप्शनल कर रखा? मैंने सोशियोलॉजी जी। इस साल सोशियोलॉजी में मेरे 288 मार्क्स थे। 288 आउट ऑफ 300 का पेपर होता है, 500 का होता है? 500 288 जी। तो आपसे इंटरव्यूअर ने, अमूमन मैं देखता हूँ जैसे विकास देव कीर्ति या इन लोगों का, कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले से पूछ लेते हैं कि भैया इंजीनियरिंग पढ़े और आर्ट साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, तो आपसे भी ये सवाल हुआ था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ये सवाल नहीं पूछा था मुझसे। तो वैसे चलिए, मतलब फिर आपने लिया लेकिन सोशियोलॉजी?
जी, सोशियोलॉजी कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते हैं तो कुछ फैक्टर्स के बारे में एनालिसिस करते हैं अपना। जैसे पहली बात, सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, सिलेबस कितना ज़्यादा है, आपको उसमें इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट होता है, फिर उसका सिलेबस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सिलेबस कितना वास्ट है। कि जैसे मैं पहले मैनेजमेंट लेना चाहता था, लेकिन मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं उतनी ज़्यादा। तो सोशियोलॉजी में गाइडेंस अवेलेबल थी, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं था, उसका जीएस पेपर से भी ओवरलैप था, और सबसे बड़ी बात कि उसमें इंटरेस्ट है। मैंने एनसीईआरटीज़ की किताबें पढ़ी जो 3-4 पॉपुलर ऑप्शनल्स थे उसमें, तो उसमें सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट लगा जिसमें इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। क्योंकि आप इसका जवाब दे रहे हैं तो मेरा एक सवाल था, वो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ कि आप बच्चों को इसका भी एक ट्रिक बता सकते हैं क्या कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का, व्हाट इज द राइट वे, हाउ दे चूज द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट? देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होता है इसका, बहुत ही सीधा सा फंडा ये है कि सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। 3-4 फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ की किताबें उठा लीजिए 10वीं 12वीं तक की, और उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए और देखिए कि सिलेबस जो है उसमें आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत समय तक पढ़ना पड़ता है और वो ग्रेजुएशन से ऊपर के लेवल तक का पढ़ना पड़ता है, तो इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। दूसरा, फिर देखिए कि उसका रिजल्ट कैसा रहा है पिछले कई सालों में सोशियोलॉजी में, या किस जो भी ऑप्शन है उसमें कितने सिलेक्शंस हुए हैं। ओके। तो सोशियोलॉजी का पिछले कई सालों से लमसम सेम परसेंटेज बैठता है सिलेक्शंस का, और टॉप 100 टॉप 200 में सोशियोलॉजी के बहुत बच्चे सिलेक्ट, टॉप 10 में भी होते हैं। तीसरा, आप ये देख लीजिए उसका गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, टेस्ट सीरीज है, अगर क्लासेस करनी है क्लासेस है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि आपको अगर गाइडेंस चाहिए होगी किसी चीज़ में, अगर कोई कमी रहेगी तो वो आप दुरुस्त कर लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। चौथा, उसका जो सामान्य ज्ञान जीएस जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं उससे ओवरलैप कितना है। जैसे GS1 में इंडियन सोसाइटी है, वो पूरा सोशियोलॉजी पे बेस्ड है। तो अगर आप सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऐसे में भी हेल्प करेगा, GS1 में भी करेगा, एथिक्स में भी करेगा। तो बस ये 3-4 बातें हैं उसके लिए। आप जिस समय तक ये सब्जेक्ट चूज कर रहे थे उस समय तक एंथ्रोपोलॉजी भी एक ठीक ठाक सब्जेक्ट के रूप में ये था जी। मैं राय तो नहीं पूछ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट अच्छा है, आप क्या कहते हैं इस विषय के बारे में? आप मतलब कि देखिए, सारे विषय अच्छे हैं, और सारे विषय अगर आपका, मैंने वही कहा कि अगर आपका इंटरेस्ट उसमें बैठ रहा है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इंटरेस्ट ही है। आप सिलेबस पढ़िए, अगर आपको लगता है कि वो आपका उसमें रुचि बढ़ रही है तो फिर उसे। साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए क्या आप ये मानते हैं क्या कि एंथ्रोपोलॉजी टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो कुछ उसमें मैथमेटिक्स बेस या टेक्निकल या रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर इंजीनियरिंग या मैथ्स के सवाल आपका अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप उससे दीजिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा, जैसे आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं जी, उनके लिए क्या इज इट ट्रू दैट एंथ्रोपोलॉजी हेल्प मोर रेदर देन द अदर सब्जेक्ट्स? देखिए, इसमें जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं हाँ इट हेल्प्स, कुछ लोग बोलते हैं नहीं। तो इसमें क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो मेरा इस पे टिप्पणी करना सही नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो अगर आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट्स पे वाकई मेहनत करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें सीखेंगे होगी। आपको सब्जेक्ट से ग्रेजुअली इंटरेस्ट और प्यार होना चाहिए, वो मैटर करता है। आपका जब जिस साल आपने अभी निकाला इस समय AIR कितना था आपका? 143, तब दैट्स व्हाई यू गॉट यूपी कैडर। जी। आखिरी के दो छोटे एक तो वो कुछ उस अनुभव को लाबासना और फिर भारत यात्रा और उसके बाद फील्ड में कितना व्यक्ति को बदल देता है? अब लाइफ चेंज होती है सिलेक्शन के बाद। आप पहले तो वो चीज़ें हटा दीजिए कि सोशल मीडिया में क्या चलता है, और वो मैं रील की बात कर भी नहीं रहा। वो सोसाइटी भी आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से ग्लैमराइज करने लगे चीज़ों को। लेकिन जब इस भीड़ और शोर शराबे से दूर जब लवासना जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा में आए हैं, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन कितना ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उसमें आपके कंडक्ट, आपकी वैल्यूज़, आपकी सोच, वो सब ट्रांसफॉर्म होती है वहाँ पे।
एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर प्रतिष्ठित देश के विदेश के लोग आते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं, तो बहुत ही एक्सपोजर बढ़ता है चीज़ों का। भारत दर्शन से आप देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। भारत दर्शन में आप सिक्योरिटी से लेके सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रीज, सभी कुछ देखते हैं और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ट्रैवल करते हैं। जैसे मैं लद्दाख भी गया था, अंडमान भी गया था, अरुणाचल ईटानगर भी गया था और जैसलमेर भी, और बीच में भी कवर्ड थे बहुत सारे एरियाज। तो उन 45 दिन में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, काफ़ी गांव भी गए, बहुत ही रिमोट गांव भी गए, और बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर भी गए, हमने एयरपोर्ट भी देखा, हाईटेक सिटी वगैरह। तो वो आपका दिमाग एकदम खोल देता है, देश को आप थोड़ा सा बेहतर समझने लगते हैं, उसकी समस्याओं को जानने लगते हैं, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है कि अब आप सेवा में हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान, तो हम चीज़ों को दूसरी तरह से देखने लगते हैं। अगर हमें कोई समस्या दिखती है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अगर रास्ते में हमें कोई जन सुविधा नहीं दिख रही है तो हम सिटीज़न के बारे में सोचते हैं कि आम नागरिक को कैसे वो बेहतर करा सकते हैं। बाकी वहाँ के जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे से कॉमरेडरी बढ़ती है। सब बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं, तो वो शेयरिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकंड लास्ट सवाल मेरा था, ये आप खुद भी यूथ हैं और आज यूथ आइकॉन की तरफ बोलूँ या जैसे भी, आज आप चाहे भले किसी की नौकरी एमएनसी में लग जाए, कुछ भी हो जाए, एक सपना तो सबका इस सेवा में आने का होता है। हर आदमी चाहता है कि एक बार जीवन में इसको ट्राई किया ही जाए। इस नई पीढ़ी को क्या बोलेंगे जो आपको देखेंगे, सुनेंगे, या आप जैसे लोगों को फॉलो करते हो, कि अगर उनका कुछ ये सपना हो तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या परसिवरेंस हो कि उसको वो फॉलो कर सके, उस ड्रीम को? देखिए, जो भी ड्रीम है वो नॉट जस्ट मतलब सिर्फ नहीं, हम पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ, अगर चलिए इस पर बात कर लें, अगर चूँकि आप रिसेंट अभी इसको जस्ट क्वालिफाई करके निकले हैं, तो आप देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस में क्या होता है कि ये जो है एक बहुत बड़ा लेवलर है, मतलब सबको एक समान कर देता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे आप किसी भी कॉलेज से आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आए, आप सब एक समान, इस एग्ज़ाम में सबको सेम प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हैं, या आपके इंटेलेक्ट या आईक्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। कुछ साल पहले क्षमा कीजिएगा, कुछ साल पहले मैंने एक रिजल्ट देखा था जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे वो आईआईटी बॉम्बे के थे, और ऑल इंडिया रैंक 3 जो थे वो किसी प्राइवेट कॉलेज के थे। तो ये कहाँ आईआईटी बॉम्बे और कहाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हैं, बट क्या आप प्रिपरेशन में करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके पास ऐसा, अगर आपको लगता है कि आप उतने शार्प नहीं हैं, या आप उतने ब्रिलियंट नहीं हैं, या आप का आईक्यू उस लेवल का नहीं है, तो 2 मंत्र होते हैं किसी भी चीज़ को ओवरकम करने के। एक होता है डिसिप्लिन और एक होता है हार्डवर्क। आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए और लाइफ में डिसिप्लिन रहिए, उससे किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। इसमें माइंडसेट ये रहना चाहिए कि 1 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट की बात नहीं है। इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हर साल इम्प्रूव कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है। आपका कॉम्पिटिशन खुद से है, किसी और से करेंगे तो आप इसमें खो जाएंगे। पढ़ने के घंटे को लेके बड़ा डिस्कशन है। सबसे ही बकवास सवाल होता है घंटा, क्योंकि उससे उसका वो घंटे कोई मापदंड नहीं होता, वो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, या वो एक लोगों को एक फिगर हो जाता है कि हाँ 16 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। 8 घंटे, 6 घंटा, अगर आप 6-7 घंटा भी लग के 100% डिवोशन से पढ़ेंगे, वैसे लोग भी निकालते हैं, और कुछ लोग 12-12 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल पाते हैं। स्मार्ट स्टडी वाली बात है बेसिकली। हाँ, मतलब अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी समझिए। कि एक इंसान को एक कंसेप्ट समझने में 2 घंटे लगते हैं, दूसरे को 4 घंटे लगते हैं, बट दोनों, अगर वो 4 घंटे देगा और 2 घंटे देगा, दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो घंटे मैटर, अगर आप किताब लेके 10 घंटा भी बैठे हैं, उसमें फ़ोन भी बगल में है, दुनिया भर की चीज़ें, तो कहने को आप लाइब्रेरी में 10 घंटा थे, लेकिन 4-5 घंटे से ज़्यादा आपने प्रोडक्टिव टाइम नहीं दिया। लिखने की प्रैक्टिस आजमगढ़ का
फेदर लग रहा है, थोड़ा इफेक्ट किया है जी आपको। थोड़ा सा जुकाम है मुझे। अब जी। लिखने की, बस मैं वंडर ही कर रहा था, लिखने की प्रैक्टिस मस्ट है। बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आता है तो उससे पहले तो मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का वेट ना करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, ये लेकिन अच्छी बात कहा उस में ज़रूरी ये है कि आपको सिलेबस का पहले ज्ञान रहे, मतलब एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद ही आंसर राइटिंग का मतलब है। आपने बेसिक बुक पढ़ ली है, मेजर पोर्शन कवर कर लिया है, तब फिर आंसर राइटिंग शुरू करें। और उसमें जो टॉपर्स की जो कॉपीज होती हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्या किस तरह से लिखते हैं, क्या वर्ड लिमिट होती है, टाइम पे ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। उससे देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लिखना होता है। अगर इस पे फोकस करें कि मैं कोई एकदम अद्भुत सा पॉइंट कुछ खोज के कहीं से लिख दूंगा जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल की डिमांड क्या है, उसके डिमांड को हम मीट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिंपल भाषा में अच्छे से लिखेंगे तो वो ज़्यादा कारगर होता है, रादर देन बहुत ही घुमावदार लिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। आखिरी सवाल, सिद्धार्थ सिंह एज ए IAS अफसर, जी अब आपकी फील्ड शुरू हो चुकी है, एक तरह जी। से डे टू डे आपको चैलेंजेस बढ़ेंगे, आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी। जी। सिद्धार्थ सिंह IAS के लिए उनकी प्राथमिकता क्या होगी इस समाज के लिए? यूपी कैडर मिला है, उसमें आजमगढ़ जिला है, बहुत वर्सटाइल है, और यूपी में नौकरी करनी है तो फिर अब मुझे बहुत बताने की जरूरत है नहीं कि कितनी चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। आपका क्या आउटकम रहेगा, क्या प्राथमिकता अपने अवसर? प्राथमिकता बस यही है कि हमारी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, उसके जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ हैं उसको अपने पूरी डेडिकेशन से, पूरे जोश से उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, उससे जितने लोगों की मदद हो पाए वो कर पाऊँ। बस एक यही प्राथमिकता है। हम क्योंकि अब सिविल सर्वेंट है तो हमारा जो उद्देश्य है वो सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने पे पुरजोर होना चाहिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखें कि जो गांधी जी का तलिस्मान है कि अंत्योदय, जो लाइन में जो लास्ट व्यक्ति खड़ा है, उस हमारे हर एक्शन, हमारा हर जो स्टेप है उस पे उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो आई थिंक वो वही एक उद्देश्य, वही पर ये बात मुझे अब कैमरे पर पूछनी चाहिए कि नहीं, मतलब ये है कि एक नई पीढ़ी के बारे में थोड़ा जनरल परसेप्शन हो गया कि वो थोड़ी जनता से थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, थोड़ा मिंगल नहीं हो पा रहा है। नई पीढ़ी कैसे, मतलब एज कि जैसे वो अपने काम में मतलब इंगेज हो जा रहे हैं, आम जनता से 1-to-1 फेस टू फेस जैसे इंटरेक्शन की थोड़ी कमी आ रही है। ये किसकी तरफ से कमी आ रही है? जो नए अफसर हैं उनके, ऑफिसर्स। अच्छा। हाँ, जो यंग जनरेशन की तरफ से, कि अच्छा। मतलब उनको है कि हमको फीडबैक भी सोशल मीडिया से मिल जा रहा है और भी रिसोर्स जिससे मिल जा रहा है, तो आम जनता से थोड़ा इंटरेक्शन कम हो पा रहा है। ये ऐसा तमाम मीटिंग्स में भी सुनने को कई बार मिल जाता है, और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस प्रकार की, मुझे लगता है कि क्या आप अपवाद रहेंगे उसमें सिद्धार्थ से? अपवाद नहीं, मैं जितने भी ऑफिसर से मिला हूँ सबने मुझे यही सिखाया, यही समझाया अभी तक कि जितना ज़्यादा फील्ड में रहेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आपको ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो पता चलेगी। तो अभी तक मैं तो मिला हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे रहें। व्यस्तता के कारण अगर एक आध बार नहीं मिल पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकी तरह से कोशिश ज़रूर करते होंगे, और मेरा और उन्हीं को फॉलो करते मैं भी करूँगा कि फील्ड पे काम करना, लोगों से मिलना, वो ये जो हमारा जो जॉब है वो यही है, लोगों से मिलना है, पब्लिक डीलिंग ही है। तो अपवाद की बात तो नहीं है, जो जैसा सीनियर्स भी करते हैं मैं भी वही कोशिश करूंगा, और उसमें कोई कोताही नहीं। पब्लिक डीलिंग है तो पब्लिक से मिलना जरूरी है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने व्यस्तता में भी आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ का कार्यकाल आपका बढ़िया रहे। और यहाँ के बारे में कहा भी जाता है कि जो जरा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो मुझे लगे कि आपका आने वाला जो साल हो, आने वाली जिम्मेदारियाँ हों और बेहतर। धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के तमाम अनुभव साझा किए, और मुझे लगता है कि अगर इस प्रयास से कोई एक एस्पिरेंट भी इंस्पायर हो सके तो हमारा ये प्रयास सफल होगा, और हम सिद्धार्थ जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगली किसी कड़ी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी और के साथ कराएंगे आपका रूबरू। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज़ रूम के साथ। धन्यवाद।